नमस्कार दोस्तों, यह एनसीईआरटी की एन एन सी ई आर टी की बुक है। कक्षा 6 की हिस्ट्री की शानदार बुक है, ऑथेंटिक बुक है। क्योंकि जो ऑथेंटिक बुक होती है वहाँ से ही क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक, जो ऑथेंटिक बुक होती है वही काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उनकी हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एग्ज़ाम वाले ये नहीं कहते कि भई आप वो गाइड पढ़ो वो गाइड पढ़ो। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, लेकिन इससे पहले ये जो ऑथेंटिक बुक है ये अच्छी तरह से याद होनी चाहिए। इसके बाद में आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। और इसमें जो परीक्षा की दृष्टि से यहाँ पर जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो फैक्ट या तथ्य आएंगे अच्छी तरह से, तो उनको अपने ढंग से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आकेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, अध्याय 2 है। आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार है, तुषार तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई ही जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, जहां से वह बाहर का नज़ारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलियान बड़ी तेज़ी से पीछे की ओर छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा करनी शुरू की थी। बस तो उसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज़ रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी ज़िंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं थी। तुषार है। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? ठीक है, हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस महाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। बहुत बड़ी संख्या है, 20 लाख साल पहले रहा करते थे। भाई, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ही जी रहे हैं, आप ही अपनी जीवन जी रहे हैं, आपकी ही लाइफ में परिस्थितियाँ, संघर्ष, संकट, दुख, सुखी, खुश, परिवार, समाज, वातावरण, ये सब ही है। नहीं भाई, आपसे पहले काफ़ी लोग आ चुके हैं, जा चुके हैं। इसलिए सबसे बेस्ट है खुश रहो और अपना जो काम है उसको ढंग से तरीके से करते जाओ, और कुछ ऐसा काम करो जिससे कि आप अपनी जो जीवन की यात्रा है यहाँ से यहाँ तक, उसमें कुछ अमिट छाप छोड़ जाएं। आई बात समझ में? ये वैसे ही है जैसे कि चाहे कोई कॉलेज हो या फिर कोई गांव हो, या फिर कोई क्लास ही क्यों ले लो, क्लास ही ले लेते हैं अपन। अब क्लास में अगर आप अलग हटके या फिर कुछ अलग ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे कि पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ, जिससे कि टीचर का आपकी ओर ध्यान नहीं जाएगा, तो आप तभी टीचर की नज़रों में अपनी जगह बना पाएंगे। वरना आप थे भी थे क्लास में, जैसे कि 50-60 बच्चे हैं, तो आपको पता भी नहीं रहता है और पूरा सत्र हो जाता है कि हाँ भाई ये बंदा भी था क्लास में। इसलिए कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी छाप रहें। तो मेहनत करें, लगातार पढ़ते रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, चलते रहें। आगे का चलो शुरू करते हैं। आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आकेटक खाद्य संग्रह, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन आएगा कथन कारण वाले, समझ पे आधारित वाले। आई बात समझ में? यहाँ पर इसको सम्मिलित कीजिए। यहाँ पर रेगिस्तान दे दिया। तो अगर ये याद नहीं है और यहाँ में से कोई सा भी क्वेश्चन या फिर कोई सा भी शब्द दे दिया, तो फिर क्या करेंगे अपन? हाँ, आकेट खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। जंगली जानवरों का, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आकेट खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। आई बात समझ में?
इसलिए और भोजन की तलाश में उन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए यहाँ पर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते हैं। सही है। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। जैसे कि शीतकालीन में वो विदेशी प्रवासी पक्षी नहीं आते हैं कि अपने यहाँ, ऐसे ही जानवरों का सिस्टम है। तो भाई अगर जैसे कि पक्षी या जानवर चल जाएंगे तो फिर खाएंगे क्या? जो उन पर आधारित है, उन पर ही निर्भर है। तीसरा कारण यह है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। और चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद भी मिल पाता है। इसलिए ऐसी झीलों और नदियों किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता होगा। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हो। इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता है। इनमें औजारों का उपयोग फल फूल काटने, भाई अपन नॉर्मल चीज़ मानते हैं कि भाई हथियार हैं भाई, जैसे कि कोई झाड़ी है उसको काटने के लिए, लेकिन ज़रा सोचें कि भाई ये झाड़ी को काटने के लिए ये हथियार का विचार आया तो कैसे आया और किस प्रकार से आया। सबसे पहले जैसे कि कोई झाड़ी है उसको काटने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया और कैसे किया गया, इस पर सोचना चाहिए। भाई लोहा का तो अब चला है, पहले पत्थरों के हथियारों का प्रयोग किया जाता था क्योंकि पहला लोहा था नहीं। इनमें से पत्थर के औजार और आज भी बचे हैं, जैसे कि लौड़ बाटला, यानी कि जो अपन सब्जी रोटी बनाते हैं तो मसाला वगैरह पीसते हैं ना, चटनी वगैरह बाटते हैं ना, वो पत्थर का सिलबट्टा, उसको बोलते हैं लौड़ बाटला। वो पत्थर के औजार ही हैं, वो आज भी बचे हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियाँ और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। लकड़ियों का उपयोग झोपड़ियाँ और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये है भाई, देखिए हथियार का प्रयोग हो रहा है। ये है ना, जो ये है पत्थर का है, पहना है। जैसे कि अपन भी देखते हैं कोई चीज़ है उसको काटने के लिए अगर जैसे कि ब्लेड वगैरह नहीं है तो कोई पहना सा पत्थर लेके उसको रगड़ देते हैं, बस हो गया काम। यही है, ये अलग है, सीने के काम आ रहा है। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोजने के लिए किया जाता था और दाएं जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को सिलने के लिए किया जाता था। ठीक है भाई। अब है रहने की जगह निर्धारित करना, इसको लेते हैं रहने की जगह निर्धारित करना। रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखो। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पूरा स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिले हैं। इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। एक मिनट,
नदी कई पुरातन नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। और ज़्यादातर देखी जाए ना तो बड़े बड़े शहर हैं ना, वो सब नदियों और उनके किनारे बसे हैं। अब वो धीरे धीरे से इनका बहुत विस्तार हो चुका है, अब वो नगर से महानगर बन गए। कुछ महत्वपूर्ण पुरास्थल यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। देख भाई, सुन मेरी बात। पूरा पाषाणिक पुरास्थल का तो चिन्ह है क्या? त्रिभुज रेड वाला। नव पाषाणिक पुरास्थल का है ये। महापाषाणिक पुरास्थल का है ये। आरंभिक गांव है ये। आधुनिक नगर है ये। तो एक एक को लेते हैं। पूरा पाषाणिक पुरास्थल, पूरा पाषाणिक पुरास्थल यानी सबसे पुराने। कुरनूल गुफाएं, होसंगी, कुरनूल गुफाएं। होसंगी, इसके बाद में भीमबेटका, और ये तीन ही दिए हैं इसमें तो ना फिलहाल में। तो एक तो कुरनूल गुफा है, होसंगी है। क्वेश्चन कैसे देगा? वो ऐसे दे सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल है। होसंगी, कुरनूल गुफाएं और भीमबेटका। भीमबेटका को तो जानते हैं अपन। होसंगी यहाँ है, होसंगी शायद कर्नाटक में है। कुरनूल गुफाएं तमिलनाडु है ना। अब है नवपाषाणिक पुरास्थल यानी कि कुछ कुछ नए। पेयमपल्ली, पेयमपल्ली, हल्लूर, पेयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा, कोल्डी हवा, चिरांद, बुर्ज होम, दाओजली, दाओजली हेंडी। दोबारा देख ले। नवपाषाणिक पुरास्थल पेयमपल्ली। अगर ऑप्शन देना चाहे तो वो दे सकता है। बताइए पेयमपल्ली है पूरा पाषाणिक स्थल या फिर नवपाषाणिक या महापाषाणिक? नवपाषाणिक पुरास्थल। पाषाणिक का आ रहा है तो पत्थर ये सब, लेकिन ये सबसे पुराना है, ये नए हैं नवपाषाणिक। पेयमपल्ली है, पेयमपल्ली, हल्लूर, हल्लूर, पेयमपल्ली, हल्लूर। इसके बाद में पेयमपल्ली, हल्लूर, महागड़ा और कोल्डी हवा, फिर चिरांद, दाओजली हेडिंग, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम, बुर्ज होम कहाँ मिला है? बुर्ज होम पुरास्थल कहाँ से मिला है? चिरांद, महागड़ा, कोल्डी हवा एक साथ ही है। दाओजली हेडिंग, दाओजली, दाओजली याद की तो दिक्कत है यार, याद की तो बात है। हल्लूर और पेमपल्ली कावेरी नदी है और कृष्णा नदी है, संगी और कंडूल। महापाषाणिक पुरास्थल दक्षिण में और सब तरह के मिल रहे हैं, है ना। आदि चन्नलूर और ब्रह्मागिरी। जब ये बताइए पूरा पाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक में से पुराना है। वो तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन इससे पता नहीं चल रहा है ये नवपाषाणिक पुरास्थल से, महापाषाणिक पुरास्थल से। जब आदि चन्नलूर है, ब्रह्मागिरी है, बस यही दो ही है ना, दो ही है भाई, ब्रह्मागिरी और आदि चन्नलूर। फिर आरंभिक गांव है ना, आरंभिक गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, इनाम गांव, सिर्फ इनाम गांव है ओनली, इनाम गांव। आधुनिक नगर ये मुंबई है, कोलकाता है, ठीक है। मेहरगढ़, बुर्ज होम,
महागढ़ा, कोल्डी हवा, चिरान और दाओ जलीहड़ी। इसके बाद में हल्लूर है और पेमपल्ली है। ये कैसे हैं? ये है नवपाषाणिक पुरास्थल। नवपाषाणिक, पुरा पाषाणिक, महापाषाणिक। आरंभिक गांव इनाम गांव। इनाम गांव से क्वेश्चन आ भी चुका है। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। कोई दिक्कत? रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान वे पुरास्थल है जहाँ पर आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। आखेट खाद्य संग्रहों के होने के प्रमाण मिलते हैं। लाल त्रिकोण। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए हैं। कई पुरास्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। गिने चुने ही है भाई ये। क्योंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते जहाँ अच्छे पत्थर मिल सके। भीमगेट का आधुनिक मध्य प्रदेश में है। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली है। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे। भीमबेटका नर्मदा, ताप्ती है ना, कृष्णा नदी और गंगा नदी। ठीक है भैया। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश। इस पुरास्थल पर गुफाएं व कंदराएं मिली हैं। जब ये बताइए गुफाएं और कंदराएं में क्या अंतर है भाई? गुफाएं और कंदराएं तो गुफाएं तो बनाई हुई हो सकती है, जो प्राकृतिक गुफाएं हैं ना उनको ही काट छाट के, लेकिन कंदराएं बनी बनाई होती है प्राकृतिक मेरे हिसाब से। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवाओं में राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने यह जगह क्यों चुनी? नर्मदा घाटी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी महानदी है ये। नर्मदा ऊपर है, ताप्ती नीचे है। आगे चलते हैं। शैल चित्रकला, इनमें से हमें क्या पता चलता है? एक शैल चित्र, इस चित्र के बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र हैं। इनमें जंगली जानवरों को बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। शायद हथियार है हाथ में, तलवार वगैरह। ये है भाई कंदराएं, गुफाएं। आकटक खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। पुरास्थल, पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था, बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। ये जमीन के अंदर पुरास्थल किसे कहते हैं? पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन और इमारतों जैसी वस्तुओं का अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। ये ज़मीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तट में भी पाए जाते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पुरास्थल। इन पुरास्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। आगे की खोज।
मानचित्र 2 में कुन्नुल गुफा ढूंढो। पृष्ठ 12। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह कि आर्मी लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। कुन्नुल गुफाएं। कुन्नुल गुफा देखते हैं। आर्किड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक। ये कहाँ का फोटो है? ये जैसे कि गुफाएं, ये देखिए अंदर और भी तरह की है, और भी काफ़ी अलग अलग तरह की गुफाएं। लेकिन जैसे कि एक तो ये है प्राकृतिक, या फिर इनमें ही इनको काट छाँट के गुफा बना दी जाती है। कुरनूल गुफाएं। कुरनूल कहाँ है? अल्लूर है, आदि चन्नलूर है। क्या पूछ रहा है? मानचित्र 2 में कुंडल गुफा ढूंढो। मानचित्र 2। मानचित्र 2। मानचित्र 2। मानचित्र 2। मानचित्र कुंडल गुफा। ये रही ना कुंडल गुफा, स्पष्ट में दे रखी है कुंडल गुफा। कुंडल गुफा रोशन। ये है पुरापाषाणिक स्थल। नवपाषाणिक हल्लूर पेयमपल्ली है ना, हल्लूर पेयमपल्ली, महागड़ा कोल्डी हवा और मेहरगढ़ बुर्जहोम। दो वाली हेडिंग किस प्रकार के हैं? ये नवपाषाणिक है। महापाषाणिक आदि चन्नलूर और ब्रह्मगिरी दो ही है। आग की खोज। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं? नाम और तिथियाँ। हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं और पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन, पाषाण यानी पत्थर से बना। यह नाम पुरा स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है, यानी कि 20 लाख से 12,000। कौन सा काल है? पुरापाषाण काल। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर। पुरापाषाण युग मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग क्वेश्चन आ चुका है। पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ यानी कि मध्य पाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 पहले तक माना गया है। मेसोलिथ। ऐसे मत करना भाई कि मेसोलिथ है कहाँ बहुत प्राचीन होगा, नहीं, सबसे प्राचीन तो सिर्फ यही है। 20 लाख है ना कि 20,000 है? 20 लाख है। 20 लाख पहले से 12,000 साल तक, ये है 12,000 साल से 10,000 पहले तक मेसोलिथ। इस काल के पाषाण और औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथ यानी कि लघु पाषाण कहा जाता है। प्राय इन औजारों में हड्डियों तथा लकड़ियों के मुट्ठे लगे हसिया और आड़ी जैसे औजार मिलते थे। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। अगले युग की शुरुआत 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? लगभग 10,000 साल पहले से होती है।
इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जब पुरापाषाण प्राचीन पाषाणीय पत्थर है ना 20 लाख से 12,000 और बांटा गया है आरंभिक, मध्य और उत्तर में, है ना। 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई। इसके बाद में मेसोलिथ का टाइम है 12,000 साल से 10,000 साल। फिर लघु पाषाण, है ना। साथ साथ पुरापाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे हैं। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। इसे नवपाषाण युग कहा जाता है। नवपाषाण का क्या मतलब होता होगा? हमने कुछ स्थानों के नाम दिए हैं, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थानों के लिए उनके नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं कि उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। जब 20 लाख से 12,000 साल है ना पुरापाषाण, और 12,000 साल से 10,000 साल, ये कौन सा है? ये मेसोलिथ है। और 10,000 साल से वर्तमान तक नवपाषाण युग कहा जाता है। 10,000 साल से नवपाषाण युग, है ना। और माइक्रोलिथ मेसोलिथ 12,000 से 10,000, और ये है 20 लाख से 12,000। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए। ये 12,000 साल पहले की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यानी कि पुरापाषाण काल के समाप्त होने के बाद में मेसोलिथ काल 12,000 से 10,000 साल, गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसमें हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि जब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी ज़रूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे, और साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई। 12,000 साल पहले खेती और पशुपालन की शुरुआत। इस दौरान उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न इलाकों में गेहूँ, जौ और धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे और कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। ये क्वेश्चन आ चुका है। ये बताइए मानव ने सबसे पहले किसको पालतू पशु बनाया था? कुत्ता, भेड़, बकरी? कुत्ता है। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर जैसे जानवरों को अपने घरों के नज़दीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे, और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए होंगे। पशुपालन बनने की बात बता रहे हैं। क्या तुम बता सकते हो कि सबसे पहले कुत्ते को ही पालतू क्यों बनाया गया? घरेलूकरण की प्रक्रिया। घरेलूकरण की प्रक्रिया लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को घरेलूकरण की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे तथा जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि इस प्रक्रिया के तहत अपनाए गए पौधे या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन
करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, बड़े दाने वाले, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि फिर से उगाने के लिए उन्हें गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। छोटे होते हैं। उन्हीं जानवरों को आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो, इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का है। जंगली सुअर और पालतू सुअर की बात हो रही है। जंगली सुअर और पालतू सुअर, शायद ये है जंगली सुअर। यह प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ तथा जौ आते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। कैसे आया क्वेश्चन? जैसे आया था, ये बताइए सबसे पहले कौन सी फसल बोई गई? गेहूँ, जौ, गेहूँ और चावल, चावल और धान, और चावल और अन्न, ऐसे था ऑप्शन, गेहूँ और जौ। उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। आ चुका है क्वेश्चन, कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। गेहूँ है और जौ है 12,000 साल पहले। ये पालतू सुअर का है और ये जंगली सुअर का है। घरेलूकरण की प्रक्रिया, एक नवीन जीवन शैली। इससे पहले कुछ रहा है ना, उसको देख लेते हैं ना। पशुपालक बन गए होंगे। खेती और पशुपालन की शुरुआत, बदलती जलवायु, आगे चलते हैं। है ना, एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने तथा फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करके खतरनाक हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। एक नवीन जीवन शैली। तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, महीने या फिर साल तक लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधों की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी। बहुत से इलाकों
में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए। कोठी बोलते हैं उनको हमारे यहाँ, कोठी है ना। कोठी एक छोटी सी आलमारी होती थी, इसमें के रखते थे। ये मिट्टी गारे की बनी हुई होती थी। टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका उपयोग करते होंगे? टोकरियाँ बुनी या फिर ज़मीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। अपने जवाब का कारण बताओ। अब है जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन के कच्चा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त भंडारण का। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से और क्या क्या मिल सकता है? आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है? आओ आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 12 देखो। मानचित्र पृष्ठ संख्या 12 ये है भाई। क्या तुम्हें कई नीले वर्ग दिख रहे हैं? पता है इनमें प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। आधुनिक कश्मीर, पूर्व तथा दक्षिण भारत में पाए गए। कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इस अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इस तरह हमें पता चलता है कि इस उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। आधुनिक कश्मीर में और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी और दक्षिण भारत में पाए गए हैं। स्थायी जीवन की ओर, पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोंपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं। किनके? झोंपड़ियों और घरों के। बात आ रही है पुरास्थलों पर। बुर्जहोम, वर्तमान कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। जिसे गर्तवास कहा जाता है।
गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। वैसे नाम से ही पता चल रहा है गर्तबास, गड्ढे के नीचे। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी, इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोंपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिली है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाणकालीन उपकरणों से भिन्न हैं। पत्थर के औजार मिले हैं, पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुरापाषाण युगीन उपकरणों से भिन्न हैं, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया। इनमें वे औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। ओखली और मूसल बहुत पुराने और इनका उपयोग अब भी लिया जा रहा है गाँवों में। लेकिन अब तो मशीन आ गई है, इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन है काफ़ी गाँवों में, क्योंकि ओखली और मूसल जो जिससे अनाज कूटा जाता है या फिर खिचड़ी बनाई जाती है वो काफ़ी स्वादिष्ट होती है। मशीन में वो स्वाद नहीं आता। ओखली तथा मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीय औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा। कुछ औजारों हड्डियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के कुछ औजार नवपाषाण के हैं ये, ठीक है ना, पुरापाषाण के नहीं, नवपाषाण के। बताइए नवपाषाण युग के जो उपकरण थे उनकी निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है। यहाँ पर नवपाषाण उपकरण से संबंधित नवपाषाण उपकरणों से संबंधित निम्न कौन से कथन सत्य है। ए बी सी डी, यहाँ पर ए बी या सी डी, यहाँ पर उपयुक्त दोनों या कोई नहीं। यहाँ पर कथन कारण वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ये है भाई नवपाषाण युग के उपकरण। नवपाषाण युग के उपकरण पत्थर है, ये धार पहने थे कि ये शायद कूटने का या पर पीसने का होगा। ये काफ़ी मजबूत होता है। अलग अलग पत्थर का अलग अलग प्रयोग है। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। हर तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों सालों के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस बात में क्या रखा होगा? इसमें जैसे कि या तो अनाज या फिर दूध या फिर घी, ऐसी चीज़ रखते थे। या फिर ऐसी ही जैसे कि हांडी वगैरह की जो चीज़ है उनमें दूध भी उठाते थे, अब भी उठाते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। मेहरगढ़ कहाँ मिला था? मेहरगढ़ है कश्मीर, है ना। मानचित्र 2 पृष्ठ 12। मेहरगढ़ ढूंढो।
यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ नहीं, जम्मू कश्मीर नहीं है भाई, मेहरगढ़ एरिया पाकिस्तान में है, बुरजोम में, कश्मीर में। मेहरगढ़, चिरांद, कोल्डी हवा, महागढ़ा। कोल्डी हवा और महागढ़ा, देख कोल्डी डे डे और महागढ़ा डे, ये एक साथ ही है। बताइए असम साइड, ये पूर्वी साइड कौन सा नपाषाण स्थल है ना, नपाषाण पर स्थल पाया जाता है। 2 ओ जली हेडिंग। दक्षिण में तो यह है अल्लूर पेमपल्ली, और पूर्व में यह है 2 जली हेडिंग, मध्य में कोल्डीवार महागढ़ा, और उत्तर में बुरजहोम, और इधर पश्चिम में मेहरगढ़। भीमबटका, कर्नूल गुफाएं, ये क्या है, पुरापाषाणिक स्थल। उशंगी और है। मेहरगढ़, मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते। बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। चौकोर और आयताकार। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ समय तो भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ समय तो भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर का चित्र। 4 रूम नहीं है, 1 2 3, ये दरवाज़ा है, और ये, और एक पानी है शायद ये, लेकिन है ऊंचाई। मेहरगढ़ के घर का चित्र। मेहरगढ़ के घर के घर शायद ऐसे दिखते होंगे। तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। सबसे पहले जौ, गेहूँ उगाना, भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली। इनमें हिरण तथा सुअर जैसी जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियाँ की हड्डियाँ है। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे हैं। चौकोर तथा आयताकार, ये बताइए मेहरगढ़ है उसमें किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं। चौकोर, आयताकार या गोलाकार। चौकोर तथा आयताकार, जिनमें से कुछ समृद्ध भंडारण के काम आते होंगे। भंडारण। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के संगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है। मेहरगढ़ लोगों का मानना था कि मृत्यु के बाद जीवन होता है या नहीं होता है। इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। यानी कि ये
पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, परलोक, भगवान, ईश्वर इनको मानते थे भाई है। मृत्यु के बाद जीवन का अस्तित्व भी रखते हैं ये, मृत्यु के बाद जीवन। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? ये कब्र है। अपने नाथ महाराज है ना जोगी, वो जैसे कि कई खड्डे खोदते हैं और खड्डा खोद के काफ़ी ऊंडा, फिर उसको बैठा देते हैं और उसमें ये रख दिया। मुसलमान भी, लेकिन मुसलमान ऐसे मोड़ते नहीं हैं, वो सीधे के सीधे लेटा देते हैं। ईसाई भी लेटा देते हैं सीधे के सीधे, लेकिन यह मोड़ा गया है पैरों को और अगल बगल में रखा गया है। बकरी वगैरह आ रही है। शायद जिंदी ही रखी होगी ये बकरी तो। भाई मरी को क्यों रखेंगे? खाने के लिए रखा गया होगा। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरी के कंकाल को पहचान सकते हो? कल्पना करो, तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 13 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओगे, रेखाओं खींचोगे या फिर उनमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन कौन सी कहानियाँ सुनाएंगे? उपयोगी शब्द, आकेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल। आकेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालन, नवपाषाण युग और कब्र। आकेटक, खाद्य संग्राहक, पुरास्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, लघुपाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्र। अब बता क्वेश्चन, ये पाठ हो चुका है। इन वाक्यों को पूरा करो। आकेटक खाद्य संग्रह गुफा में इसलिए रहते थे क्योंकि पानी, बरसात, सर्दी, गर्मी और जंगली जानवरों से रक्षा के लिए। घास वाले मैदानों का विकास 12,000 साल पहले हुआ। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक क्यों रहते थे? पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले केवल शिकारी थे और बाद में इसके लिए पशुपालक ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए? पहले केवल शिकारी थे। आओ चर्चा करें। आकटक खाद्य संग्रह के एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारणों में क्या समानताएं या क्या भिन्नताएं हैं? आकटक खाद्य संग्रह आग का उपयोग किन किन चीज़ों के लिए करते थे? क्या तुम आज आग का उपयोग इनमें से किसी चीज़ के लिए करोगे? कृषकों पशुपालकों का जीवन आकटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ। आकेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना अलग था, यानी कि कृषक पशुपालकों का जीवन और आकेटक खाद्य संग्रहों के जीवन से कितना भिन्न था? तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ। इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उनकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बनाकर दिखाओ कि ये अनाज किसानों से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुँचे। मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। पुरापाषाण युग 20 लाख साल से 12,000 साल तक। 12,000 से 10,000 मध्यपाषाण युग। मेसोथिक कुछ ऐसे नाम है ना।
बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। दस हजार साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। जो पुरापाषाण है 20 लाख साल से 12,000 साल तक है ना पुरापाषाण। मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल पहले। बसने की प्रक्रिया का आरंभ लगभग 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मध्यपाषाण युग बसने की प्रक्रिया 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग का आरंभ 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। 12,000 मध्यपाषाण 12,000 साल पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये याद होना चाहिए भाई। पुरापाषाण युग 20 लाख साल से 12,000 साल तक। और मध्यपाषाण युग 12,000 साल से 10,000 साल तक। बसने की प्रक्रिया 12,000 साल से पहले। नवपाषाण युग 10,000 साल पहले से वर्तमान। मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ 8,000 साल पहले। ये पाठ था भाई। घरेलूकरण की प्रक्रिया। खेती और पशुपालन की शुरुआत। नाग की खोज। रहने की जगह निर्धारित करना। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। मेहरगढ़। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।